The Teacher's Show. The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो। नमस्कार, द टीचर्स शो के एपिसोड 155 में आपका स्वागत है। और आज एक नए बृहस्पति को, नए गुरुवार को हम एक नए गुरुजन के साथ आपके समक्ष हाजिर हैं। आज हमारे साथ महाराष्ट्र जलगांव के एक बहुत ही वरिष्ठ कर्मठ और सांस्कृतिक शिक्षक हैं, दिलीप रत्नाकर वैद्य जी। तो वैद्य जी आयुर्वेद के वैद्य नहीं हैं, वो एलोपैथ के वैद्य नहीं हैं, वो होम्योपैथी के भी वैद्य नहीं है, वो शिक्षा के वैद्य हैं। तो आज वैद्य जी से हम जानेंगे कि शिक्षा की जो बहुत सारी बीमारियां हैं उनका इलाज क्या है, और उन्होंने अपने छात्रों का किस तरह से शैक्षणिक इलाज किया, यानी कि सुधार करके उन्हें मार्गदर्शन किया। ये सब बातें हम आज वैद्य से करेंगे, उनके अनुभवों को जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और ये भी जानेंगे कि महाराष्ट्र में शिक्षा के क्षेत्र में और कौन कौन से नए काम हो रहे हैं। तो वैद्य जी का हम इस शो में स्वागत करेंगे। अब से कुछ ही पलों के पश्चात हमारे साथ रोज की तरह इस शो में जुड़े हुए हैं हमारे शो के जो निर्देशक हैं, जो हमारे शो के मार्गदर्शक हैं, आदरणीय गिरीश जोशी जी। जोशी सर का बहुत बहुत स्वागत है द टीचर शो में, और साथ में वैद्य जी का भी। नमस्कार सर। नमस्कार वैद्य सर नमस्कार, स्वागत आपका। नमस्कार, आप दोनों को प्रणाम। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप महाराष्ट्र से, जलगांव से हमारे बीच में हैं। और जैसे कि हमारी परंपरा है सर, शो के शुरुआत में हम एक सवाल पूछते हैं जो आदरणीय गिरीश चंद्र जोशी जी द्वारा तैयार किया जाता है, और उस शो का सबसे पहले जो दर्शक सही जवाब देते हैं उन्हें हमारा ऑप्टिकल्स हल्द्वानी की ओर से खूबसूरत सा चश्मा उपहार स्वरूप दिया जाता है। तो मैं जोशी सर से अनुरोध करूंगा कि वो आज का सवाल हमारे दर्शकों से पूछने की कृपा करें। स्क्रीन पर मैंने सवाल लाइव कर दिया सर। हाँ, ये आज का सवाल जो है वो कृषि से संबंधित है, और ये एक कृषि वैज्ञानिक हैं। रोजगार इन्होंने काफी लोगों को दिया। उड़ीसा में इनका जन्म हुआ, लेकिन इन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाई मध्य प्रदेश, और यहाँ पर इनकी जो ख्याति हुई वो दो चीजों की वजह से मेरे को लगता है बहुत ख्याति हुई। इन्होंने काफी काम जो किया था वो कलात्मक झाड़ू बनाए इन्होंने। जब इनको दिल्ली बुलाया गया तो इन्होंने नागपुर स्टेशन पे झाड़ू बनाने वाला था, उसको एक सामग्री दी और उससे झाड़ू बनाए, और वो झाड़ू प्रदर्शित किए। और वो झाड़ू ऐसा हुआ कि जब अगली बार इनको बुलाया गया तो इनसे कहा कि आप लेके आइए, उनको प्रदर्शनी में हम बेचने के लिए लगाएंगे। लेकिन वो जब बेचने के लिए लगाए, जो उसकी कीमत जो थी वो शायद 3.5 रुपए की उसकी लागत कॉस्ट आई थी। लेकिन इनके जो ग्राहक आए वो इनको 25-25, 30-30 रुपए, 40-40, 50-50 रुपए देने लगे, और सारे के सारे झाड़ू बिक गए। इनकी बड़ी ख्याति हुई नेशनल लेवल पे, और उन्होंने उसका एक अलग से यूनिट शुरू किया। लेकिन ये जो है
काम इनका था केतकी के फूल को लेकर, केतकी के वृक्ष को लेकर। केतकी के वृक्ष को लेकर इन्होंने जो गंगा के को शुद्ध करने के लिए या नर्मदा शुद्धिकरण के लिए या गंदे नालों में, जो नालों में गंदगी होती है उसको साफ करने के लिए केतकी के वृक्ष का, फूलों का, वृक्ष का खास तौर से पत्तियों का कैसे प्रयोग हुआ, इसके लिए बहुत उम्दा काम किया है। और इन्होंने जब देखा कि बहुत सारा खाना हमारे देश में बर्बाद होता है, तो उसके लिए धान, ये वो 10-20 चीजों को मिला के इन्होंने 1 फीट का केक बनाया जो जानवरों के लिए था, और वो केक की नुमाइश भी हुई, और उसकी कीमत मुश्किल से आज की कॉस्ट में देखा जाए तो 25 पैसे उसकी कॉस्ट हुई। जब इन्होंने बनाया था 10 पैसे कॉस्ट आती थी। तो इनको बहुत सम्मान मिले और बड़ी ख्याति हुई, बड़ा इनका राष्ट्रीय स्तर पे नाम हुआ। हम उनका नाम जानना चाहेंगे आपसे, दर्शकों से। Though born in Odisha but lived in Madhya Pradesh for work front, this son of the soil created artistic brooms. मैंने गलत दिया, brooms लिखा, brooms होना चाहिए, to pedal operated machine for the farmers and earned national reputation for himself. He has done in-depth studies for the use of ketki flower for refinement and removal of garbage from the rivers and nalas. He also prepared 1 feet cake for just 25 paisa as a fodder, as a पशुओं के आहार के रूप में. Whom are we talking about? तो ये इंग्लिश और हिंदी में प्रश्न थे. जी धन्यवाद सर। और इन प्रश्नों के सही जवाब देने वालों को मायोप्टिकल्स हल्द्वानी की ओर से खूबसूरत सन गॉगल उनके घरों पर उपहार स्वरूप भेजा जाएगा। तो दर्शकों जल्द से जल्द इस सवाल का जवाब दीजिए और जीतिए खूबसूरत सा चश्मा। हम मायोप्टिकल्स के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को एक नई ऊर्जा दी, नया उत्साह दिया अपने पुरस्कार के माध्यम से। तो अब हम फिर से चलते हैं हमारे आज के मेहमान आदरणीय दिलीप रत्नाकर वैद्य जी के पास और उनका स्वागत करते हैं। कृष्ण कुमार वर्मा जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, नमस्कार कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। अरविंद नेगी जी हैं गढ़वाल से, और बहुत सारे दर्शक, आप सबका स्वागत है सर, बहुत बहुत। जी वैद्य सर, आपका फिर से स्वागत है शो में। और जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं कि हमारे शो में हम शिक्षकों के अनुभवों का लाभ पूरे देश के, दुनिया के शिक्षकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस कड़ी में आज हम आपसे रूबरू हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर, आपका जो बाल्यावस्था है, आपका जो बचपन है और आपकी जो शिक्षा दीक्षा है वो कहाँ पर हुई। लेकिन इससे पहले कि इस सवाल का आप जवाब दें, हम हमारे शो के जो स्पेशल होस्ट होते हैं हेमंत बिष्ट सर, वो उन्होंने कमेंट भेजा है कि वाह सर कमाल का प्रश्न है, ऐसे व्यक्ति की जानकारी सभी को होनी चाहिए। तो हेमंत सर शो में आइए, फटाफट आपका इंतजार हो रहा है और इस सवाल का जवाब भी दीजिए। जी सर, हम अपने सवाल का जवाब आपसे चाहेंगे। जी सर, मेरा जन्म यहीं का रावेर का है, महाराष्ट्र जलगांव जिले के रावेर का जन्म है मेरा जी। लेकिन मेरे पिताजी जो थे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में सर्विस करते थे। अच्छा। अबे रिटायर हो चुके हैं। तो उनका तबादला जो है, बदली, ट्रांसफर, वो अलग अलग जगह होता रहता था। तो कुछ साल पूर्व वे साईं बाबा की शिरडी में रहे, शिरडी। उसके बाद जलगांव जिले में ट्रांसफर हुआ। जलगांव जिले के 2-3 जगह अलग अलग जलगांव में, भड़गांव, धरणगांव आदि तहसील के स्थानों पर हम लोग रहे। धरणगांव की पाठशाला में मैं कुछ साल तक पढ़ा, भड़गांव में पढ़ा, और फिर लगभग 10वीं के बाद हम लोग रावेर आ गए रहने के लिए, पढ़ने के लिए। 10वीं, 11वीं, 12वीं मैंने रावेर में ही की, और उसके बाद ग्रेजुएशन भी मेरा रावेर में हुआ। उसके बाद मैंने बीएड किया। पूर्ण महाराष्ट्र में सबसे अच्छा बीएड जहां पर किया जाता है उसमें से एक जगह है खिरोदा। हमारे महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मधुकर राव चौधरी, जो आज अभी नहीं है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। महाराष्ट्र की शिक्षा नीति को निश्चित करने में भी उनका बड़ा योगदान रहा। उन्हीं का यह बीएड कॉलेज है खिरोदा में। वहां पर
बीएड करने का सौभाग्य मुझे मिला और जिस साल मेरा बीएड पूरा हुआ 1990 में, उसी साल उसी वर्ष मैं आज जिस पाठशाला में सेवारत हूं उस पाठशाला में मैं ज्वाइंट हुआ अध्यापक के रूप में। आज भी मैं अध्यापक के रूप में वहां पर सेवा दे रहा हूं। शुरू के 6 साल हमारी पाठशाला नॉन ग्रांट थी, बिना अनुदानित। शासन हमें कोई तनख्वाह नहीं देती थी, लेकिन फिर भी हम शुरू में वहां पर काम करते रहे। बाद में फिर ग्रांट भी आई, पूरी ग्रांट 6 साल बाद हमको मिलने लगी। लगभग 31 साल सर मुझे हो रहा है इस साल अध्यापक के क्षेत्र में, 31 साल। जी वाह, जबरदस्त सर। मतलब 31 साल से आप एक ही विद्यालय में हैं, तो उस विद्यालय के तो सर पत्थर मिट्टी कोने कोने आपको पहचानते होंगे। जी सर, श्री बाजीराव नाना पाटिल विद्यालय बलवाड़ी, रावेर से 17-18 किलोमीटर दूर यह गांव है, छोटा सा गांव है। आसपास के 2-3 गांवों से छात्र वहां पर आते हैं पढ़ने के लिए। और सर जिस दिन से यह पाठशाला शुरू हुई है कि उस वक्त उस पाठशाला के पास हमारे पास बेंचेस भी नहीं थे बैठने के लिए छात्रों के पास, शुरू में कुछ दिनों में। तब से लेकर हमने पाठशाला में वहां पर सेवा देना आरंभ किया है। हमारे सौभाग्य से आज हमारे पाठशाला की एक बहुत ही सुंदर इमारत, बिल्डिंग आज खड़ी है। सारी सुविधाएं आज हमारे छात्रों को हम मुहैया करा सकते हैं और अच्छी डेवलप हुई हमारी आज संस्था लगभग 30-31 सालों में। आप क्या पढ़ाते हैं सर? आप तो इतिहास में भी हैं पोस्ट ग्रेजुएट, आप हिंदी में भी हैं, आप मराठी में भी हैं, आप एमकॉम भी हैं, आप क्या पढ़ाते हैं सर? सर वास्तव में मैं बीकॉम बीएड हूं। जब मैं बीकॉम कर रहा था तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं बीएड करूंगा, अध्यापक बनूंगा। लेकिन हमारी एक काकी श्रीमती अरुणा वैद्य और मेरी बड़ी बहन रेखा वैद्य जोशी, ये दोनों अध्यापक थे। वे जिस प्रकार से अध्यापक का काम करते थे, कर्तव्य निभाते थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी क्यों ना इसी क्षेत्र में प्रवेश करूं। मैंने बीएड किया, एप्लीकेशन दिया, बीएड में नंबर लगा मेरा, और बीएड के बाद सौभाग्य से उसी साल तुरंत मुझे अध्यापक की नौकरी भी मिल गई। मुझे खुशी है सर, हमारी काकी जी जो आज दुर्भाग्य से हमारे बीच नहीं है, अरुणा काकी हमारी, उनके मार्ग पर चलने का, यह मेरी बड़ी बहन है जो एक प्रधान अध्यापक के रूप में अभी अभी इसी साल के अगस्त में वो अभी रिटायर हुई है। जिला परिषद का शासन का आदर्श शिक्षक पुरस्कार मेरी बहन को इसी साल मिला है। उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करने का विचार मैंने उस वक्त किया था और उस मार्ग पर चलने का प्रयास मैं कर रहा हूं सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। तो आपने एक वहां पर एक कार्यक्रम शुरू किया है, रंग पंचमी व्याख्यान माला रावेर में। तो ये जो रंग पंचमी व्याख्यान माला है सर, इसमें आप हर 5 साल में आप इसको करते हैं, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए कि इसका आइडिया कहाँ से आया और इस व्याख्यान माला में आप क्या क्या करते हैं? सर बिल्कुल, रंगपंचमी व्याख्यान माला यह लगभग नवंबर या दिसंबर के माह में उसका आयोजन हर साल होता है। 5 व्याख्यानों का आयोजन हर साल 5 दिन लगातार होता है। लेकिन व्याख्यान माला आरंभ करने से पहले एक और संस्था हमने यहाँ पर शुरू की थी। मेरे मित्र और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र जी आठवले, डॉक्टर वो मेरे मित्र हैं, उनके साथ हमने एक सांस्कृतिक कला मंच नाम के संस्था का आरंभ किया सर, हमने लगभग 22 साल पहले। उसका उद्देश्य यह था कि रावेर एक छोटी सी जगह है तहसील की, यहां से जलगांव जो जिला है वह 70 किलोमीटर दूर है सर, 70 किलोमीटर अवे फ्रॉम रावेर। कुछ नाटक देखना हो, किसी संगीत का कार्यक्रम देखना हो, तो हमें सर वहां पर जाना पड़ता था जलगांव। बड़े बड़े वक्ता लोग आते थे जलगांव, तो हमेशा दूर जाना, इतना यात्रा करना इतना संभव नहीं हो पाता था। तो हमने तय किया, एक हमारे और भी मार्गदर्शक रहे एसके महाजन सर, श्री हेमेंद्र नगरिया जी, हमने चारों ने मिलकर एक सांस्कृतिक कला मंच नाम की संस्था का आरंभ किया सर। हमने
300 सदस्य, परिवार के सदस्य हमसे जुड़े। हर परिवार से 5-5 लोग, 1500 लोगों का एक परिवार। हर साल में से 3 बार हम किसी अच्छे नाटक का आयोजन करते, किसी संगीत के कार्यक्रम का आयोजन करते, किसी अच्छे व्याख्यान का आयोजन करते। और बहुत बढ़िया। इन सारे कार्यक्रमों में पूर्णतः पारदर्शिता का आयोजन हम वहां पर करते हैं, आज भी करते हैं। जितना खर्चा आता है, लोगों से पैसा इकट्ठा होता है और नो प्रॉफिट नो लॉस, जितना सारा पैसा इकट्ठा होता है उसी में से इसका सारा खर्चा करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जितने भी सारे लगभग 20 लोग उसमें सहयोग देते हैं, जो मेंबर्स को इकट्ठा करते हैं, उनसे एक शुल्क हर साल का हम इकट्ठा करते हैं। तो उसके साथ साथ हम खुद के भी पैसे उस पर डालते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्टर है, मैं अध्यक्ष हूं, मैं विश्वस्त हूं, मैं ट्रस्टी हूं, तो मैं पैसे नहीं डालूंगा, ऐसा नहीं है। हम हमारे पैसे सबसे पहले उसमें डालते हैं और फिर सबसे पैसे इकट्ठा करते हैं। जो पैसा इकट्ठा होता है उसमें से अच्छे कार्यक्रम रावेर और रावेर तहसील के लोगों को हमने अभी तक दिखाए हैं और बड़े पसंद किए गए। इसका मुझे हर्ष है, इसका मुझे गर्व है। इस एंटरटेनमेंट के बाद, नाटक संगीत के बाद हमें ऐसा लगा कि समाज को थोड़ा प्रबोधन की ओर भी ले जाना चाहिए, कुछ अच्छे विचार भी देने चाहिए। तो व्याख्यान माला का आरंभ हमारी ही टीम ने उन दिनों में लगभग 20 साल पहले सर हमने किया। इस साल 20 साल पूरे हो जाएंगे व्याख्यान माला को, 19 साल पूरे हो गए हैं सर। 5 अच्छे वक्ताओं को यहां पर बुलाना, उनसे हम कोई किसी प्रकार का शुल्क श्रोताओं से नहीं लेते, लेकिन मुझे गर्व है कि लगभग 1200-1500 श्रोता हमारे कार्यक्रम में व्याख्यान सुनने के लिए लोग आते हैं। बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है और अच्छे अच्छे अलग अलग विषय पर। सर रंगपंचमी नाम हमने उसका इसीलिए दिया कि हमको पता है कि रंग होते 5 अलग अलग रंगपंचमी के, तो 5 अलग अलग विषयों पर व्याख्यानों का आयोजन हम लोग करते हैं। एक कभी आरोग्य के विषय में किसी डॉक्टर को बुलाते हैं, आरोग्य के विषय में जानकारी देते हैं। युवाओं को हम जानकारी देने के लिए उनको किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो स्पर्धा परीक्षा, उसकी जानकारी किसी एक अलग व्याख्याता के माध्यम से दी जाती है। किसी खिलाड़ी को बुलाते हैं, किसी लेखक को बुलाते हैं, किसी फिल्मी हस्ती को बुलाते हैं। ऐसे अलग अलग लोगों को, किसी शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको हम बुलाते हैं और उनके व्याख्यानों का आयोजन हम करते हैं सर। बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया सर। बहुत बहुत रावेर जैसी जगह, जैसा आपने बताया कि छोटा सा मुख्यालय है तहसील का, और वहां पर आप इतना सकारात्मक काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को आपसे प्रेरणा मिली होगी आपके जनपद में, आपके राज्य में, और आज इस शो के बाद हमारे देश में जो लोग इस बात का रोना रोते हैं कि हम तो बहुत इंटीरियर में हैं, हम तो बहुत दुर्गम में हैं, हम तो बहुत दूर हैं, हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, तो उनके लिए आप कम से कम एक प्रेरणा स्रोत हैं सर। आप ये साबित कर रहे हैं कि आदमी कितनी भी विषम परिस्थितियों में हो, अगर हौसला है, जज्बा है, तो वो कर सकता है काम। सर निश्चित प्रेरणा देने वाला बड़ा काम हम अभी तक नहीं कर पाए, करने का प्रयास कर रहे हैं, उस मार्ग पर हम हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि कोई मन में ठान ले कोई बात कि मुझे यह काम करना है, वह बिल्कुल कठिन नहीं है सर, आसान है, सरल है, मार्ग निकलेगा, राह निकलेगी सर। बिल्कुल। तो इस बात पर आगे बढ़ते हैं सर अभी, लेकिन मैं इस बीच हमारे दर्शकों को सूचना देना चाहूंगा कि हमारे दर्शक हैं दिल्ली के कृष्ण कुमार वर्मा जी, जो ऑलराउंडर भी हैं, शो में भी आए। उनकी नई नाटक की किताबें सिस्कियां, वो कह रहे हैं कि उनकी किताब सिस्कियां आ गई है। तो वर्मा सर को द टीचर शो की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके नाट्य पुस्तक के लिए। हम चाहेंगे कि वो लगातार इस तरह से माँ सरस्वती की आराधना करते रहें और उनकी कलम यूं ही चलती रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं वर्मा सर। और प्रभात प्रीति सर कह रहे हैं कि हाल हमारा जाने है पत्ता पत्ता बूटा बूटा। तो प्रीति सर, मैं इस लाइन को पलट देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप हर पत्ते पत्ते बूटे बूटे का हाल जानते हैं और हमारा भी हाल जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो अपनी शुभकामनाएं हमारे साथ बनाए रहिएगा। मोहन चौहान जी सबको नमस्कार कर रहे हैं। चौहान साहब, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और शुक्रिया, आपने याद रखा, शो से आप जुड़े। तो वैद सर, जिस मंच की आप बात कर रहे थे, सांस्कृतिक कला मंच रावेर,
तो हर जी 3 वर्ष में कार्यक्रमों का आयोजन करता है जिसमें नाटक, संगीत आदि होते हैं और 300 परिवारों से आप मतलब ये सहकारिता के आधार पर जिसे हम कह सकते हैं एक सच्चा बिल्कुल नमूना है बिल्कुल सहकारिता का। तो इसमें जी। कौन-कौन से प्रमुख कार्यक्रम थे जो अब तक आपने किए? कौन-कौन से प्रमुख कलाकार थे? और उनके आयोजन में आपको किस-किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा? कुछ संस्मरण ऐसे होंगे आपके साथ निश्चित रूप से, बिल्कुल कलाकारों के साथ भी निश्चित और आयोजन के संबंध में भी, तो हम सुनना चाहेंगे। सर। सर बिल्कुल कई बार सांस्कृतिक कला मंच का जो दो हिस्से हैं, दो अलग अलग हिस्सों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। जो एंटरटेनमेंट मनोरंजन का जो हिस्सा है सांस्कृतिक कला मंच, उसकी पहले स्थापना हुई है सर। तो अच्छा। शुरू में तो हम लोगों से पैसा इकट्ठा करते थे। मुझे याद है 1990 की बात। तो हम लोगों से 200 रुपए साल के लेते थे, 200 रुपए एक परिवार से। और उनको हमने शब्द दिया था कि 3 कार्यक्रम का आयोजन हम आपके लिए करेंगे। अच्छे कार्यक्रम का आयोजन होगा। आपके परिवार के 5 सदस्यों को हम एक एंट्री पास देंगे, उनको प्रवेश मिलेगा और 3 कार्यक्रमों का आयोजन हम करेंगे। सर पहले साल ऐसा हुआ कि मेंबर थोड़े कम इकट्ठा हुए, खर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया। 2 ही कार्यक्रम हो पाए। तो तीसरे कार्यक्रम के लिए हमें पहले ही साल कुछ लोगों के पास जाना पड़ा, उन्हें निवेदन करना पड़ा, उनसे कुछ डोनेशन लेना पड़ा और तब कहीं जाकर स्वदेशी बचाओ आंदोलन के राजीव दीक्षित जी, उनके व्याख्यान का आयोजन पहले पहले साल के अंत में हम लोग कर पाए। एक बात की सीख हमें मिली कि जितने ज्यादा सदस्य बढ़ेंगे, उतना ज्यादा पैसा इकट्ठा होगा और उतने अच्छे कार्यक्रम हम लोगों को दे पाएंगे। तो पैसों की समस्या हल करने का प्रयास हमने किया। लोगों के ही पैसे, लोगों का ही मनोरंजन। जब तक मैं कुछ पैसे नहीं दूंगा, उसका महत्व मैं नहीं समझूंगा। कोई मुफ्त में कार्यक्रम का आयोजन करता है, मुफ्त में कोई फ्री पास दे देता है, तो व्यक्ति नहीं जाता कार्यक्रम में। जब तक वो पैसे नहीं देगा, खुद के खर्च नहीं होंगे, तो बराबर याद से जाता है कि नहीं मैंने पैसे दिए हैं, मैंने पैसे खर्च किए हैं, मैंने पास लिया है, तो कार्यक्रम को जाना पड़ेगा। आता है, रुचि भी बढ़ती है और सौभाग्य हमारा कि अच्छा प्रतिशत दर्शकों का हमें मिला। सर यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर नाटकों का आयोजन हमने 20 साल में किया। भरत जाधव जो हमारे मराठी के नाट्य सृष्टि के एक बहुत बड़े कलाकार हैं, निर्मिति सावंत, लक्ष्मीकांत बेर्डे, प्रभाकर पणशीकर, ऐसे बड़े बड़े जो अभिनेता थे मराठी के रंगभूमि के, उनको हमने रावेर में निमंत्रित किया। उनके कार्यक्रम का, उनके नाटकों का आयोजन हुआ सर। संगीत के क्षेत्र में अरुण दाते और उनके साथ कई ऐसी संगीत की महफिलें जिसमें भावगीत, भक्ति गीत, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हमने यहाँ पर लगातार किया, सफलतापूर्वक किया। अच्छी अच्छी यादें हैं सर हमारे पास इस कार्यक्रम के, ऐसे कार्यक्रमों की। सर सारा काम हमारे व्याख्यानमाला और कला मंच के सदस्य खुद करते हैं। यहां तक कि प्रवेश द्वार जो होता है वहां पर लोगों के पास इकट्ठा करने के लिए हम खुद खड़े रहते हैं सर। कोई आदमी शुरू में हमने किराए से नहीं लगाया, मजदूरी देकर नहीं लगाया, पैसे देकर नहीं लगाया। हम ही खुद वहां पर गेट पर खड़े रहते थे, हम लोगों के पास लेते थे, सारी व्यवस्था हम खुद करते थे। और जब हम कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब लोग वापस जाते थे, तो उन्हीं को अभिवादन करने के लिए, उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए हम वापस दरवाजे पर खड़े हो जाते थे बाहर। तो लोगों के चेहरे पर जो खुशी हमने देखी सर, बड़ा अच्छा लगता था हमको वह सारा देखकर। सारे कष्ट हम भूल जाते थे, जो भागदौड़ दिन भर करनी पड़ती थी कार्यक्रम के आयोजन में, वह सारी हम भूल जाते थे। लोग जाते जाते बड़ी सराहना करते, हमारे मंच की, हमारे पदाधिकारियों की सराहना करते थे। तो काफी अच्छा लगता था सर हमें। तो वही हमारी ऊर्जा है कि लोगों के लिए हम कुछ अच्छा कर पा रहे। वो जो खुशी है, वो जो ऊर्जा है, वो आपके चेहरे में इस वक्त भी दिखाई पड़ रही है सर। जी जी जी। सर एक और बात जी, वो तो उत्तरोत्तर बढ़ता गया होगा फिर आपका, जब इतना प्रशंसा मिली और अपने गांव की पटल पर
लोगों को संस्कृति के बारे में जानने सुनने को मिला, उनका इंटरेक्शन हुआ जी। लोगों से। तो हर साल इसकी जो प्रसिद्धि है, जो इसकी मेंबरशिप जी। है, वो बढ़ती चली जा रही होगी 20 सालों में। सर निश्चित, शुरू में लगभग 150 पौने 200 सदस्य हमारे बनते थे। यह संख्या बाद में 300 तक पहुंची। एक दो बार तो 330 335 परिवार हमसे जुड़े, कार्यक्रम में आए, सम्मिलित हुए, पैसा इकट्ठा दिया उन्होंने, और जितना ज्यादा पैसा उन लोगों से इकट्ठा हुआ, उतना अच्छा कार्यक्रम, ज्यादा पैसे देकर बड़े बड़े जो कलाकार है सर, जैसे मैंने भरत जाधव का नाम लिया, लक्ष्मीकांत बेर्डे जी का नाम लिया, निर्मिति सावंत का नाम लिया, ये बड़े कलाकार है सर, थोड़ा ज्यादा पैसा इनको देना पड़ता है, तो वह हम दे पाए। और सबसे एक बात महत्वपूर्ण हमने रखी सर, कि इसके लिए जिन मीटिंग का आयोजन हम लोग करते थे, उसका खर्चा हमने कभी भी मंच से नहीं लिया सर। किसी दिन मेरे घर मीटिंग हो जाती थी, तो चाय पानी नाश्ते का खर्च मैं कर लेता था। कभी हमारे हेमेंद्र नगरिया जी के यहाँ मीटिंग हो जाती थी। किसी छोटे छोटे गांव में भी हमारे सदस्य थे, निम्बोरा के हमारे डॉक्टर चौधरी साहब है, वहां पर कभी मीटिंग करते थे। मंगरूल में हमारे कैलाश वानखेड़े जी, उनके घर कभी मीटिंग हो जाती थी। तो मीटिंग का जो खर्चा है सर, वह भी हमने कभी भी हमारे मंच से नहीं लिया, हमने हमारे जेब से किया। पारदर्शिता हम जिसे कहते हैं, स्वच्छ काम, आर्थिक, वो हमने दिखाया, और इसलिए लोगों का विश्वास हम पर रहा। आखिरी के कार्यक्रम में हम सारा खर्चा लोगों को पढ़कर सुनाते। इस साल इतने सदस्य बने, इतना पैसा इकट्ठा हुआ, पहले कार्यक्रम में इतना खर्चा हुआ, दूसरे कार्यक्रम में इतना खर्चा हुआ, तीसरे कार्यक्रम में इतना खर्चा हुआ, और इतना पैसा बचा है। यह लोगों के सामने हिसाब प्रस्तुत करते थे। इसका फायदा हमें हुआ कि भी किसी ने भी हम पर 20 साल में शक नहीं किया, अविश्वास व्यक्त नहीं किया। सदस्य बढ़ते गए, और हमारा मंच एक रावेर शहर में ही नहीं, तो आसपास के तहसील के लोग भी यहाँ पर कार्यक्रम देखने आने लगे। यह हमारे लिए गौरव की बात है सर। इसका कुछ राज्य सरकार से भी आपको कुछ ग्रांट वगैरह मिलती है? कभी आपने अप्लाई किया राज्य सरकार के संस्कृति विभाग में? नहीं किया? नहीं सर। जो नाटक और कार्यक्रम का आयोजन हमने किया, सांस्कृतिक कला मंच, वह रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है वह। हाँ, एक बात अच्छी हुई कि आसपास के जो तहसील है, मुक्ताई नगर, यहाँ पर बिल्कुल एक 30-35 किलोमीटर पर मुक्ताई नगर तहसील है, वहां के लोगों ने रावेर का कला मंच देखा, वहां यहाँ पर आए देखने, और उसी प्रकार का कला मंच उन्होंने वहां पर शुरू किया। रावेर से और फैजपुर, सावदा, इन 2-3 गांवों में भी इस प्रकार का मंच शुरू करने का प्रयास वहां के लोगों ने किया। हालांकि वहां पर कुछ साल तक चला, बाद में बंद भी पड़ा वह, लेकिन प्रेरणा जिनको लेना है सर, वह ले सकता है। यह बात यहाँ पर सिद्ध हुई सर। तो उसका पंजीकरण कराइए। उसको पंजीकरण से तो आपको फायदा होगा, आपको राज्य सरकार से कोई अनुदान मिल सकता है। केंद्र सरकार का संस्कृति विभाग जो है, वो इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, और आपने अकाउंट मेंटेन किया है, चार्टर्ड अकाउंट सर्टिफाइड है। तो यहाँ संस्कृति विभाग जो है, मैं जानता हूँ, मैं था कमेटी में, जब मैं जॉब में था, तो काफी पैसा मिलता है। ग्रांट थोड़ी बहुत जितनी भी है वो मिल सकती है आपको। सर हमने थोड़ा प्रयास किया था, लेकिन उसमें कई कठिनाई हमें दिखने लगी। तो आखिर फिलहाल क्या हुआ कि जो सांस्कृतिक कला मंच है, केवल एंटरटेनमेंट का हिस्सा, वह हमने इसी साल जो दिसंबर हुआ ना सर, इस साल से हमने उसको बंद किया है, कला मंच को केवल। लेकिन प्रबोधन जो है, व्याख्यान माला, वह हमारी रजिस्टर्ड संस्था है सर, रजिस्टर्ड है ना। उसका ऑडिट होता है हर साल, और मुझे गर्व है इस बात का, खुशी है मुझे इस बात की, कि जलगांव की एक संस्था है सर, जैन इरिगेशन, जो इजराइल में भी उनका पाइप का प्लांट है, एक्सपोर्ट करती है 100 से ज्यादा देशों में, पाइपलाइन, ड्रिप इरिगेशन वगैरह एक्सपोर्ट करती है। यह जैन इरिगेशन और उसके जो मालिक है अशोक जी जैन, हमें हर साल 3 व्याख्यानों का खर्च हमको देते हैं। बच्चे 2 व्याख्यानों के लिए भी हमें रावेर से, आसपास के लोग, गांव से हमें लोग सहयोग देते हैं।
और उसका पूरा खर्चा जो है वह उठाया जाता है। हमें कई लोगों से आवश्यकता नहीं पड़ती लोगों से पैसा लेने की। अब वो जो व्याख्यान माला है उसका खर्चा हमें प्रायोजक जो है उनके माध्यम से अभी फिलहाल 5-6 सालों से मिल जाता पूरा पैसा। मुझे लगता है दिलीप जी कि जो आपके खासदार हैं जी, उनके पास उनको सरकार 5 करोड़ रुपया देती है अच्छा, कार्यक्रमों के आयोजन के लिए। MP लैड स्कीम हाँ, इसको कहा जाता है, लोकल जी, जी, डेवलपमेंट के लिए, लोकल स्थानीय कार्यों के लिए। तो MP जो आपके खासदार हैं, यदि आप उनके पास जाएं तो 2 व्याख्यानों का पैसा तो वो भी दे सकते हैं, अपने ऐसे निजी फंड से भी दे सकते हैं या वैसे भी दे सकते हैं। तो सर प्रयास करेंगे सर कि इतना अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं प्रबोधन का, सर तो आपको मिल सकता है। शासन के हमारी तो शासन इस शासन मंच के माध्यम जी, से जी, ये आशा है कि आपका ये कार्य जो है वो उत्तरोत्तर फलता जाए, बढ़ता जाए। जी सर, 5 जी व्याख्यान सर, करते हैं, 10 व्याख्यान करें, नेशनल लेवल पर आर्टिस्ट को बुलाएं, क्योंकि गांव में या तहसील मैंने ये देखा है, जो स्थानीय स्तर पर जो लोगों की सोच होती है ना, वो जी, बहुत जी, समझते हैं चीजों को और आनंद लेते हैं, रसास्वादन करते हैं। वो कई सर बड़े शहरों स्पर्धा, की तरह फैशन के लिए प्रोग्राम अटेंड करने नहीं जाते करने के लिए, कि हमने जी, एक फैशन है जी प्रोग्राम अटेंड करना है, हाय बोलना है और ये बोलना है। वो बहुत सच्चे मन से, बड़े निर्मल भाव से वो आते हैं और वो कार्यक्रम अटेंड करके उनका अपना जो है स्तर जो है वो उसका उत्कर्ष होता है। सर जी, निश्चित हमने थोड़ा प्रयास किया था लेकिन फिलहाल पैसे इकट्ठा हो जाते हैं, इसलिए फिर ज्यादा प्रयास नहीं किया। ज्यादा पैसा इकट्ठा होना भी अच्छी बात नहीं है सर। अच्छी बात नहीं, अ, अच्छी बात, बिल्कुल ठीक जितना है। आवश्यक है उतना पैसा मिल जाता है और जी जी। कार्यक्रम चलता रहेगा। हमारा यह एक विश्वास है हमारे मन में कि बहुत जब अच्छी तक बात। हमारे सांस सांस में सांस है सर, व्याख्यान माला चलती रहेगी। बस। प्रबोधन जो है लोगों का, स्पर्धा परीक्षा का मार्गदर्शन है, महिलाओं के लिए अलग से विषय लेते हैं, युवाओं के लिए अलग से विषय लेते हैं, वह हम चलते रहेंगे और करते रहेंगे सर आखिर बहुत तक। अच्छा, बहुत अच्छा। डॉक्टर भट्ट। बहुत बढ़िया सर। और आपके आपके जैसे लोगों से प्रेरणा लेकर के हमने भी द जी, टीचर्स की व्याख्यान माला लगातार जारी रखी है। आज 155वां एपिसोड है और हम जी, लगातार आप जी, जैसे विद्वानों के व्याख्यान सुन रहे हैं। आपने भी जिन जैन साहब का जिक्र किया था अपनी बातचीत जी, में, जो ड्रिप जी, इरिगेशन के कंपोनेंट्स बिल्कुल, पार्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया में। और बिल्कुल, आपके बिल्कुल। मैं बायोडाटा में देख रहा था कि आप मई 2018 में जो इजराइल में एग्रोटेक सम्मेलन हुआ था, प्रदर्शनी हुई थी, उसमें जी, आप जो जी, है गए थे और जो आपका अखबार है द सकाल, सकाल। उसके लिए आपने रिपोर्टिंग की थी उस हम्म। इजराइल के कार्यक्रम की। सर तो सकाल तो इजराइल सर बड़ा बिल्कुल, फेमस इजराइल पेपर है। सकाल तो बहुत प्रसिद्ध इजराइल पेपर है महाराष्ट्र का, द सकाल। सर, इजराइल का जब नाम आता है ना तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, जी, अच्छा। क्योंकि इतना हाँ। छोटा सा मुल्क है और पूरे बड़े बड़े देश उससे आतंकित रहते हैं, इजराइल से। तो इजराइल का जी, आपका अनुभव कैसा रहा सर, वो हम जरूर जानना चाहेंगे। उसके बाद हम फिर सर आपकी बिल्कुल, और गतिविधियों की बात करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। सर इज़राइल के बारे में मैंने, जब मैं पत्रकारिता करता हूँ, कृषि पत्रकारिता में ज्यादा रुचि रखता हूँ। जिस जिले से मैं हूँ, जलगांव, आपके उत्तराखंड में, उत्तरांचल में और दिल्ली में जो केला आता है ना सर, बनाना, जी। वह हमारे हाँ। जलगांव जलगांव से आता है, हमारे रावेर से आता है सर। इस बात का वाह, गर्व है मुझे। तभी मेरे को और इतना यहाँ टेस्टी कहते हैं। और सर यहाँ के किसानों का सबसे महत्वपूर्ण कोई फ्रूट है तो वो केला है सर। केले को अच्छा भाव है तो किसान खुश है, और केले को अच्छा भाव नहीं है तो वो दुखी होता है। तो जो किसान है हमारा केले वाला, उसके सारे समस्या, उसके सारे प्रश्न, उसकी सारी खुशियां, वह मैं सकाळ के माध्यम से लोगों तक मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूं। हमारे सांसद, हमारे विधायक, मंत्रीगण, उनके पास मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूं सकाळ के माध्यम से। सर मैं लगभग 25 साल से 30 साल से केला बनाना विषय पर लिख रहा हूं, लेख लिखता हूं, आर्टिकल लिखता हूं, खबरें लिखता हूं। तो जो जैन इरिगेशन है सर, उनके जो मालिक है प्रमुख, श्री अशोक जी जैन, वहां के जो केला तज्ञ है KB पाटिल, जो मेरे मित्र भी है, केला के तज्ञ है सर, उन्होंने मुझे एक मानकर चलो कि गिफ्ट मुझे दिया कि सर इतने सालों से आप केले पर लिख रहे हो, तो इजराइल में जो एग्रीटेक का प्रदर्शन होने वाला है, कुछ किसान जाने वाले हैं भारत से, तो उनके साथ केवल एक पत्रकार, एक
एक चयन हुआ सर, और उसमें वो मुझे लेकर गए सर इजराइल। मुझे बड़ी, मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे परिवार के लिए गर्व की बात है, सकाळ पेपर के लिए यह गर्व की बात है सर, कि मेरे अकेले का चयन एक पत्रकार के रूप में हुआ। बहुत सारे किसान मेरे साथ थे। इजराइल के बारे में मैंने बहुत पढ़ा था सर। मैं चाहता था कि चलो इस बहाने जाने का मौका मिल रहा है, तो केवल मैं सैर करने नहीं जाऊंगा, तो मैं एक स्टडी टूर, अभ्यास दौरा के रूप में मैं इजराइल को देखूंगा। मैं सर इजराइल गया, काफी प्रभावित हुआ। वहां का जो एग्रीटेक 2018 था, प्रदर्शनी थी कृषि विषय पर, वह हमने बड़े ध्यान से देखी। मेरे साथ कई अच्छे किसान, अभ्यास करने वाले, पढ़ाई करने वाले किसान मेरे साथ थे। एक्सपोर्ट करने वाले किसान सर थे, जहां से बनाना यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं कई किसान। वह उस वक्त रावेर तहसील के 3-4 किसान सर मेरे साथ थे। हमने प्रदर्शनी को देखा, हमने वहां के खेतों को गए, हम वहां पर देखने, उसका अभ्यास करने गए। वहां के ग्रीन हाउसेस हमने देखे, कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसा करना है, इसका तंत्र वहां के लोगों का हमने देखा। विज्ञान का, तंत्रज्ञान का उपयोग खेती में, कृषि में कितना अच्छे तरीके से वे लोग करते हैं, वह भी मैंने उस अभ्यास दौरा के दरमियान मैंने वहां पर इजराइल में देखा सर। मैं बहुत अच्छे जी, जो जलगांव की जो ये जैन फैमिली है, जी, जलगांव की जो जैन फैमिली है, ये फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं ना, जो बहुत इन चीजों पे बहुत खर्च करती है। जैसे मेरे को याद है 1980s में, 1980s में ही कहना, या 1990s में कह लीजिए, 90s में, और उन्होंने हमारे कई टीचर प्रोग्राम को जलगांव में स्पॉन्सर भी किया था। मेरे कलीग जो आज अभी डायरेक्टर हैं CCRT में, वो गए थे, और सारा फंड जो था वो जैन मार्बल्स ने, जैन हिल्स है वहां पर एक, जैन हिल्स है सर, ठीक ठीक, जैन हिल्स है, उन्होंने बिल्कुल सही, होटल हॉस्टल दे दिया था वर्कशॉप करने के लिए। पूरे देश से आए टीचरों का उन्होंने सम्मान किया था। और मैं बहुत बहुत मैं मतलब मेरा हृदय द्रवित हुआ था कि ये जैन्स जो हैं इतना काम कर रहे हैं। तो वही जैन्स आप, उन्हीं की बात आप कर रहे हैं कि वो आपको, उन्होंने आपको सर बिल्कुल बिल्कुल। उनके अभी जो अशोक जी जैन है, अभी चेयरमैन है जैन इरिगेशन के, उनके पिताजी आदरणीय मोटे भाऊ, बड़े भाई उनको कहा जाता था, भंवरलाल जी जैन। हाँ, भंवरलाल जी जैन। काफी वास्ट विजन उनका, केवल कृषि के क्षेत्र में नहीं सर, हमारे जलगांव जिले को एक सांस्कृतिक क्षेत्र की भी अच्छी दिशा उन्होंने यहाँ पर दी है। यहाँ के जितने सारे अच्छे उपक्रम होते हैं, फिर वह सांगीतिक हो, किसी नाट्य क्षेत्र में हो, किसी व्याख्यान के क्षेत्र में हो, किसी अच्छे क्षेत्र में कभी दो योगदान देने का काम पड़ता है, पैसों का, आर्थिक, तो जैन कंपनी कभी पीछे नहीं रही। केवल अपना व्यवसाय नहीं देखा उन्होंने, तो दिल खोलकर अच्छा योगदान जैन परिवार ने जलगांव जिले के ही नहीं तो महाराष्ट्र के अलग अलग विकास के लिए उन्होंने दिया है। मैं एक बात का जिक्र संक्षिप्त पर, एक गांधी प्रदर्शनी आज उसकी वहां पर डेवलप हुई है। भारत की उस वक्त की राष्ट्रपति आदरणीय प्रतिभाताई पाटिल, उनके हाथों से उस गांधी प्रदर्शनी का उद्घाटन उस वक्त हुआ है। महात्मा गांधी के जीवन में जो अलग अलग चीजें महत्वपूर्ण हुई है, उनका प्रदर्शन वहां पर देखा जा सकता है। बड़ा सुंदर जैन हिल्स पर वह एक स्थल है, पर्यटन स्थल है। लोग दूर दूर से आते हैं, विदेशों से भी लोग वह स्थल देखने के लिए आते हैं जलगांव में सर। बहुत बढ़िया सर। जैन परिवार को हमारी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे हम कि वो इस तरह के सामाजिक कार्यों में लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहें, अपनी सहभागिता देते रहें आप सबको, हम सबको। इस बीच हम आपसे बात आगे बढ़ाएं। हमारे एक दर्शक हैं गिरीश चंद्र जी, बहुत ही प्रबुद्ध दर्शक हैं और लगातार शो को देखते हैं, अपनी बातचीत रखते हैं। उनका एक सवाल है सर, स्क्रीन पर मैंने लाइव किया है, मैं पढ़ भी रहा हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं, सामने आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। पूछते हैं कि आप समाचार पत्र में विगत 30 वर्ष से लेखन कार्य कर रहे हैं, क्या आज की पत्रकारिता में समाचार पत्रों व चैनलों की भीड़ में लेखन में सामंजस्य न होना,
राजनीतिक दबाव का होना आदि क्या निष्पक्ष पत्रकारिता को समाप्त कर रहा है? इस विषय पर अपने विचार देने की कृपा करें। सर बिल्कुल। सर आज भी प्रिंट मीडिया की उतनी ही आवश्यकता है, मैं समझता हूं सर, क्योंकि सबसे ज्यादा विश्वासार्हता जो है प्रिंट मीडिया में है सर। कुछ लोग सुबह अखबार पढ़ पाते हैं, कुछ दोपहर को पढ़ते हैं, कुछ लोग रात को पढ़ते हैं, जब समय मिला अखबार हाथ पे लेकर पढ़ते हैं। अब रही सर बात विश्वासार्हता की पत्रकारिता में, दिन पर दिन कम होते जा रही है, या होंगे कुछ ऐसे लोग जो विश्वासार्ह नहीं होंगे, मैं उनकी बात नहीं करूंगा सर, लेकिन मैं गर्व के साथ कहूंगा कि हमारा जो अखबार है सकाळ सबसे ज्यादा विश्वासार्हता में ही विश्वास करता है। यदि 30-31 साल से सर मैं इस अखबार में काम कर रहा हूं, यदि कोई छोटी सी भी गलती किसी के हाथ से हो जाती है तो कोई उसे बख्श नहीं किया जाता। ऐसे व्यक्तियों को हमारे सकाळ में कोई जगह नहीं है। पत्रकारिता जो है सर विश्वास के बल पर ही की जाती है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, गत 30 सालों में मैं जहां पर पत्रकारिता कर रहा हूं सर, हमारे सकाळ के माध्यम के कारण ही क्यों ना हो, हम भी विश्वासार्हता के साथ मैं काम कर रहा हूं। और ऐसा नहीं है सर, अच्छे लोग भी है ना पत्रकारिता में, अच्छे लोग भी है, बुरे वैसे अच्छे लोग भी है। अब इसका विश्वास करना चाहिए। जिन्होंने प्रश्न पूछा है उनको मेरा पूरा सही है वो उनका कहना, लेकिन अच्छे लोग भी है सर पत्रकारिता में। जी, प्रभुदत्त मिश्र जी सब लोगों को नमस्कार कर रहे हैं सर, तो मिश्र सर को हम सब की ओर से बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत। सर प्रबोधन मिश्र तो मेरे बड़े भाई है मेरे, उनके मार्गदर्शन पर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। उनको सर, प्रबोध जी को सर मेरा प्रणाम, नमस्कार। जी, वो सवाल सर अधूरा रह गया, शायद उसका जवाब कहीं छिटक गया कि इजराइल की यात्रा का जो संस्मरण हम आपसे पूछ रहे थे कि कितने दिन आप इजराइल में रहे और भारत और इजराइल में क्या आपको अंतर नजर आया मूलभूत? हाँ यस सर। क्या सर आप इजराइल में सर सवाल मेरा अभी एक दूसरी किस्त भी है उसकी, क्या आप इजराइल के किसी विद्यालय में भी गए? सर वह भी बात करूंगा आपसे मैं। सर इजराइल में मैं 8 दिन रहा सर। अच्छा। 8 दिन में एक दिन तो हमारा पूरा वो कृषि प्रदर्शन देखने में गया। एक दिन जाने आने में लगा हमको, एरोड्रम से होटल से एरोड्रम वगैरह। तो बाकी जो 5 दिन रहे हम अलग अलग खेतों में घूमे सर। हालांकि वो किसानों का शिष्टमंडल था सर। वहां पर कुछ किसान थे मेरे साथ, हमारा गाइड था। मैंने उनसे 2-3 बार निवेदन किया सर कि मैं यहाँ की किसी पाठशाला में जाना चाहता हूं, लेकिन संभव नहीं था सर। वहां का जो प्रोग्राम होता है वहां पर अनुमति लेनी पड़ती है, पहले परमिशन लेनी पड़ती है। तो वहां पर हम किसी पाठशाला में नहीं जा पाए, इसका खेद मुझे है और वो हमेशा रहेगा, क्योंकि मैं था किसानों के साथ। तो किसानों के खेती को विजिट करने का प्लान था उनका, उसकी अनुमति उन्होंने पहले लेकर रखी थी कि आज इसके खेत में जाना है, कल उसके खेत में जाना है। तो मैं किसी पाठशाला में नहीं जा पाया। मैंने कहा भी उनको 2-3 बार कहा कि मैं चाहता हूं कि किसी एक पाठशाला में चला जाए, या मुझे अकेले को छोड़ दो, मैं जाऊंगा देखूंगा, लेकिन नहीं जा पाया। अब रही बात सर भारत और इजराइल के दरमियान क्या अंतर है। सर बहुत सारी बातें अच्छी देखी मैंने वहां पर, अच्छी सीखी सर मैंने। सबसे पहली बात तो मैंने सीखी सर राष्ट्र निष्ठा, देश के प्रति निष्ठा वहां के लोगों से मैंने सीखी। वहां पर पानी बहुत कम है सर, आप सबको पता है कि पानी की कमी है उस देश में। तो वहां के लोग अपनी गाड़ी जो है ना, कार, वो पानी से नहीं धोते सर, पानी से नहीं धोते। कई गाड़ियां मैंने देखी जिस पर थोड़ी धूल थी फिर भी चला लेते हैं, पानी से नहीं धोते, किसी कपड़े से साफ कर लेते हैं। पानी का उपयोग बिल्कुल बेकार चीज, पानी चला जाए बाकी व्यर्थ चला जाए, ऐसा नहीं करते। पानी का मोल उन लोगों ने पहचाना, इसलिए इतनी कम वर्षा वहां पर होने के बावजूद भी इतना अच्छा उत्पादन वहां के लोग कर पाते हैं कि भारत जैसा देश वहां पर देखने के लिए लोगों को भेजता है। लोग जाते हैं, किसान जाते हैं वहां पर प्रदर्शनी देखने के लिए, वो देश देखने के लिए, ज्यादा उत्पादन कैसा लेते वहां के किसान, वह देखने के लिए जाते हैं। तो निश्चित ही वहां के लोगों की तारीफ सर हम सबको करनी पड़ेगी। बड़े ही डिसिप्लिन वाले वहां के लोग हैं सर। बहुत बढ़िया सर। तो मुझे उम्मीद है कि हम भी
आपके संस्मरण से कुछ सीख लेंगे। और दूसरा सर, हम सब शिक्षक हैं, टीचर्स को समर्पित ये शो है। एक बहुत महत्वपूर्ण काम आप कर रहे हैं, मैं उस पर चर्चा आपसे ज़रूर करना चाहूँगा, और आदरणीय जोशी सर भी बहुत जोर देते हैं उस बात पर, और हमारे बहुत सारे बहुत सारे क्या, सारे दर्शक जी। जो हमारे देश में सर पढ़ने का कल्चर है, वो धीरे-धीरे कम हो रहा है, समाप्ति की ओर है। और बचा-खुचा जी। जो थोड़ा बहुत था, वो सोशल मीडिया ने खत्म कर दिया। तो आदमी दिन भर फ़ोन पकड़ के व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में लगा रहता है, या यूट्यूब, या फिर गूगल में सर्च करता रहता है कुछ ना कुछ। लेकिन जी। आपने 2 बहुत महत्वपूर्ण वाचनालयों का, लाइब्रेरीज़ का काम किया। एक तो कुसुमताई सार्वजनिक वाचनालय और ग्रंथालय जो रावेर का है, उसके आप अध्यक्ष हैं। और दूसरे आप जी। सचिव रहे हैं, संचालक रहे हैं राजे रघुनाथ राव देशमुख मुक्त द्वार वाचनालय जो रावेर में है। तो ये जी। दोनों वाचनालयों और पुस्तकालयों का आपने संचालन किया है। एक में आप अध्यक्ष रहे, एक में सचिव रहे, और कई साल जी। रहे होंगे। तो जी क्या सर। आप जी। अंतर देखते हैं सर? पहला सवाल मेरा है कि जब आपने शुरू किया वाचनालय या पुस्तकालय, तब पढ़ने वालों की जी। संख्या ज़्यादा रही होगी संभवतः, और अब शायद हो सकता है कम हो। एक तो मैं ये सर बिल्कुल। जानना चाहूँगा कि क्या अंतर आया है इस दौरान? और दूसरा सवाल ये है कि इस अंतर को हम कैसे कम करें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ओर रुचि लें? ज़्यादा से ज़्यादा लोग, नई पीढ़ी के लोग पुस्तकालयों में आएँ। इसके लिए क्या हम करना चाहिए हमको? बिल्कुल सर। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा सर उस वाचनालय का, जिस वाचनालय को स्थापित होकर 107 साल हो गए सर। 1914 की स्थापना है राजे रघुनाथराव देशमुख वाचनालय की। सर उसमें अच्छा। मैं 2 टर्म तक उसका संचालक रहा। कुछ दिनों तक वहां पर मैं सेक्रेटरी, सचिव रहा उस वाचनालय में। सर वो एक जमाना था 1990 के दशक का, कि वहां पर तांता लगा रहता था वाचकों का, पढ़ने वालों का। इतनी भीड़ लगती थी, पूरा हॉल भर जाता। किताब बदलने के लिए, अखबार पढ़ने के लिए, मासिक, पत्रिकाएं, साप्ताहिक, इनको पढ़ने के लिए काफी बड़ी संख्या में वहां पर वाचक आते थे। वह मैंने बचपन से देखा है सर। उसी वाचनालय के बलबूते पर मैं आपके सामने आज बैठा हूं सर, मैं बात कर रहा हूं। उसका निश्चित सारा श्रेय देशमुख वाचनालय को है सर। मैं बहुत बचपन से उस वाचनालय में गया हूं। मैं डायरेक्टर तो बाद में बना, सेक्रेटरी तो बाद में बना, लेकिन वाचक के रूप में मैं 4ठी कक्षा में था, तब से मैं उस वाचनालय में जाकर पढ़ता हूं सर, पढ़ता था। तो उस वक्त तो वाचनालय वाचकों की संख्या ज्यादा थी सर। दुर्भाग्य से आज उतनी नहीं रही। आज मैं कुसुमताई वाचनालय का 15 साल पहले हमने उसको स्थापित किया है। वह भी नॉन ग्रांट है, शासन अभी भी उसको कोई ग्रांट नहीं देती। पहले मैं सचिव रहा उसका, सेक्रेटरी, जब स्थापना हुई, और गत 5 सालों से मैं उसका अध्यक्ष हूं सर। एक बात निश्चित है कि पढ़ने वालों की संख्या कम होती जा रही है सर। इसका कारण मोबाइल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है और सोशल मीडिया है सर। लेकिन अच्छे लोगों को वाचनालय की तरफ आज भी है सर, अट्रैक्शन, आकर्षण है सर। मुझे विश्वास है अच्छी किताबें यदि हम हमारे वाचनालय में रखते हैं, उनको खरीदते रहते हैं, तो निश्चित तौर पर वाचक आएंगे और पढ़ेंगे। हाँ, संख्या कम हो रही है, ये बात सही है सर, है ना? लेकिन हमें प्रयास करना होगा, हमारे बच्चों को हमें प्रेरित करना होगा पढ़ने के लिए, किताब पढ़ने के लिए। मैं 9वीं 10वीं कक्षा को पढ़ाता हूं सर, मराठी, हिंदी। हमारे एसएससी बोर्ड के माध्यम से जो परीक्षा ली जाती है ना सर, मौखिक परीक्षा हम उसे कहते हैं, वो 20 अंकों की होती है सर। जो बोर्ड को हम उसके अंक भेजते हैं अंतर्गत मूल्यमापन के रूप में। तो उसमें यह प्रश्न हम पूछते हैं छात्रों को कि पाठ्यक्रम के अलावा तुमने कौन कौन सी किताबें पढ़ी है। किसी किताब का नाम बता, उसके लेखक का नाम बता, कौन सी किताब पढ़ी है, उसमें क्या है, केवल नाम मत बता, लेखक का नाम मत बता, उस किताब में क्या है, क्या पढ़ा है, क्या अच्छा लगा। इसका भी, इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जाता है, ताकि छात्र किताब पढ़े। मैं शुरू में छात्रों को बता देता हूं कि इस प्रकार की परीक्षा होती है, आपको परीक्षा के लिए क्यों ना हो, अच्छी किताबें पढ़ना है, हमें किताबों की तरफ मुड़ना है। और सर, मुझे और एक बात का गर्व है कि मेरे पाठशाला में, छोटे से गांव में पाठशाला है सर मेरी, लगभग 250 छात्र है सर मेरे पाठशाला में। बहुत ज्यादा बड़ी पाठशाला नहीं है, 5वीं से लेकर 10वीं तक पाठशाला है, और लगभग 250 छात्र है। लेकिन
सारे छात्रों को हम पढ़ने के लिए किताबें देते हैं सर। एक लाइब्रेरी सेक्शन है, थोड़ा मैं ज्यादा रुचि रखता हूं सर उसमें, और मैं खुद बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें देता हूं सर। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका जन्मदिन जो होता है वाचन प्रेरणा दिवस, उसके अवसर पर मैं हमारे पाठशाला की किताबें और कुछ मेरे पास है सर, 100-200 किताबें मेरी निजी, जो मेरे बच्चे पढ़ सकते हैं, मेरे छात्र पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबों को मैं सारे छात्रों को बांट देता हूं। 2-2.5 महीने तक बच्चों के पास रहती है किताबें, आपस में छात्र उन किताबों को बदलते रहते हैं। जो पूरी हो गई पढ़कर वह दूसरे को देते हैं, और जो नहीं पढ़ी उससे लेकर पढ़ते हैं, उसको लिखते हैं फिर कि कौन सी किताब पढ़ी है छात्रों ने। तो सर मुझे विश्वास है, मुझे गर्व है कि मेरे कई छात्र ऐसे होते हैं जिन्होंने 10 किताब पढ़ी, कुछ छात्रों ने 15-15 किताब पढ़ ली है। उसका रिकॉर्ड रखते हैं, कौन सी किताब पढ़ी है, किस किताब में क्या लिखा है, कौन सी बातें अच्छी है। और जब मैं मौखिक परीक्षा लेता हूं सर, तो छात्र उसका जवाब देते हैं। पढ़ने की उनकी आदत बचपन से लगे, इसके लिए मैं एक छोटा सा प्रयास करता हूं और उससे सफलता मिलती है। यह बात मैं एक विश्वास के साथ आपसे मैं कह सकता हूं सर। वाह, बहुत बढ़िया सर, बड़ी प्रेरक बातचीत आपसे हो रही है। और हमारे दर्शक हैं डॉक्टर दिनेश जोशी, उनका भी यही कहना है कि आपके साथ जो हमारी बातचीत है बहुत शानदार है। ललित कर्नाटक जी भी कह रहे हैं कि बहुत खूब सर, और कर्नाटक जी हमारे बड़े प्रबुद्ध दर्शक हैं, हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं, अभी थोड़ा स्वस्थ है। लेकिन कुछ सवाल और आए हैं सर, मैं सवालों को बारी बारी से लूंगा। आनंद नेमा जी का एक सवाल है, मनीष जोशी जी का है, रजनीकांत शुक्ला जी की एक टिप्पणी है। लेकिन जो सबसे पहला सवाल मैं ले रहा हूँ डॉक्टर दिनेश जोशी जी का, उन्होंने बड़ा प्रासंगिक सवाल किया है। जोशी सर आप भी ध्यान दीजिएगा इस पर। वो कह रहे हैं कि क्या समय के साथ पाठ्य पुस्तक और पुस्तकालयों के साथ इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पढ़ने वालों को पढ़ने वाला नहीं माना जा सकता? मुझे लगता है कि पढ़ने वाले कम नहीं हुए हैं, छपी हुई पुस्तक या छपी हुई सामग्री पढ़ने वाले कम हुए। सर बिल्कुल, मैं आदरणीय जोशी जी मेरे बाद उस पर टिप्पणी करेंगे, मुझसे बड़े हैं। तो सर मैं कहूंगा कि उनको भी क्यों ना पढ़ने वाला माना जाए, यदि वो सही उपयोग करता है समाज माध्यमों का, प्रसार माध्यमों का, व्हाट्सएप, फेसबुक का। सर उस पर भी अच्छी लिंक मिल जाती है, कई अच्छी किताबों की लिंक मिल जाती है, अच्छे लेख मिल जाते हैं। जैसे मैं कुछ ब्लॉग लिखता हूँ, कुछ ब्लॉग मैं पढ़ता हूँ दोस्तों के या किसी अच्छे लेखकों के, तो वह भी तो मैं व्हाट्सएप पर पढ़ता हूँ ब्लॉग, तो उस पर भी पढ़ सकता है। हाँ, अपेक्षा एक है कि उसका अच्छा उपयोग करें, सही उपयोग करें, उसका गलत उपयोग ना करें हम। आदरणीय जोशी जी, आपकी टिप्पणी। मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे और ले जाऊंगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, या दिनेश जोशी जी का की टिप्पणी बहुत ठीक है कि जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पढ़ता है वो क्या पढ़ने वालों में नहीं गिना जाएगा। देखिए, हमारी एक बड़ी वैचारिक पुरातन मेरे को लग रहा है सोच है कि किताब पढ़ने वाला ही पढ़ने वाला होता है। लेकिन आजकल मैं खुद मैंने ये देखा है कि मैंने करीब 30 से 40 किताबें किंडल में पढ़ी होंगी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में किंडल। और मैं आजकल कोरोना की वजह से बाहर कम जाता हूँ, लिटरेरी इश्यूज को ज़्यादा देखता हूँ। कुछ अच्छी किताब लगे तो अपने एक दोस्त हैं उनसे कह देता हूँ ये किताब मेरे को ला देना। बिल्कुल ठीक है, पढ़ने वाला कोई भी माध्यम हो, वो चाहे किंडल हो या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो। ऑडियो बुक्स आजकल आ रही हैं, वो बहुत अच्छा है कि आप पैसिव नहीं है, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, बड़ी लंबी यात्रा पर निकलें तो आप ऑडियो किताब आप सुन रहे हैं। मेरे तो बड़े अच्छे अनुभव हुए ऑडियो किताब को लेकर विदेशों में, कि विदेशी साहित्य को मैंने काफी कुछ जाना समझा तो मैं ऑडियो लेके चलता था। तो वो बिल्कुल ठीक बात है। किताब छपने का कॉस्ट देखिए इतना हो गया है कि पेपर महंगा होता चला जा रहा है। और किताब आजकल जो पहले 500 प्रति छपती थी या 700 प्रति छपती थी, वो आजकल 100 या 200 में ही पब्लिशर को लगता है कि, या लेखक को लगता है 200 प्रतियां यदि बिक गई हैं तो मेरी अचीवमेंट है। तो वो भी एक कॉस्ट फैक्टर वहां पे भी आता है। तो वो आप देखिए अवार्ड जो है, वो अवार्ड की वो कम नहीं हुई है। पुलित्जर प्राइज हो, ये प्राइज हो, भारतीय साहित्य अकादमी के प्राइजेस हो, वो सब किताबों के माध्यम से वो पुस्तकों को वो मिलते हैं। और पुस्तकें छपना ही नहीं, पढ़ने वालों की संख्या बराबर निश्चित रूप से कहना चाहिए।
और कोरोना ने तो मेरे को लगता है कुछ और भी आदत डाली होगी, जो थोड़ा सा सीरियस होंगे उन लोगों को पढ़ने की आदत डाली होगी कोरोना ने। तो बिल्कुल ठीक जी कह रहे हैं आप कि जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उसमें पढ़ने वाले ही गिने जाएंगे। और जी किताबों को हमने इकोनॉमिक फैक्टर में भी देखना चाहिए। जी जी। इसी से जुड़ा हुआ सर कुछ और टिप्पणियां आई हैं और कुछ और सवाल भी हैं, वो मैं लेना चाहूंगा। ललित कर्नाटक जी कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि इंटरनेट पर पढ़ तो सब रहे हैं, पर क्या पढ़ना है ये बहुत कम लोगों को पता है। हाँ, वो और अपनी अपनी मेरा सोच मानना है कि पढ़ने वाला तो एक अपने पढ़ने वाला तो जानता है ना मेरे को क्या लेना है करके। लेकिन उनका कहना है कि एक उम्र तक इस पर नजर रखी जाए कि बच्चा क्या पढ़े, इस पर नजर रखी जाए, रखना आवश्यक है, कह रहे हैं वो। बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं कर्नाटक बिल्कुल जी। ठीक कह और ठीक हम कह रहे रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के भी एक शिक्षक को सर कुछ दिन पहले एक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, हाँ जिसमें हाँ करीब हाँ 7 साढ़े 7 करोड़ रुपए की धनराशि उनको मिली है। जी और उन्होंने इसी कहा कि सप्ताह मिला आगे, सर। हाँ वही, इसी सप्ताह भट्ट मिला है। साहब। वो कह रहे हैं कि उसकी जी आधी धनराशि वो उपविजेताओं में बांट देंगे। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कह रहे हैं शुक्ला जी। नहीं वो हम भी शुक्ला जी के साथ सुर में सुर मिलाते हुए पूरे देश के शिक्षकों की ओर से महाराष्ट्र को और उन जो हमारे सम्मानित शिक्षक हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। 2 और सवाल है सर, एक मनीष जोशी जी का है, उसके बाद आनंद नेमा जी का सवाल मैं लूंगा। मनीष जोशी बिल्कुल जी कह रहे हैं कि अ, माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया मिशन को ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार देखते हैं आप? क्या समस्याएं हैं और क्या उपाय होने चाहिए? सर, प्रधानमंत्री जी का जो शिक्षा की अभी नीति का उन्होंने ऐलान किया है, वह अभी तक उसका इम्प्लीमेंटेशन जो हम कहते हैं सर अभी तक नहीं हो पाया है। तो नहीं बोल पाऊंगा इस विषय पर। वो जी, क्या जी। नहीं, प्रधानमंत्री की ये वो शिक्षा नीति की बात नहीं है सर, वो शिक्षा नीति की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं जो अच्छा डिजिटल इंडिया का मिशन है ना, उसमें बहुत सारे स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा दी गई है। उसमें क्या अच्छा अच्छा समस्याएं अच्छा हैं? क्या आपको इस बारे में कोई आइडिया है? तो उसके लिए क्या उपाय होने चाहिए वो पूछ रहे हैं। शिक्षा नीति की बात नहीं कर रहे। अ, अच्छा नहीं ठीक है सर। कई स्कूलों तक वो पहुंचा है, अभी इंटरनेट भी पहुंचा है, कई स्कूलों में उसका उपयोग भी हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि और ज्यादा थोड़ा पैसा सरकार यदि देती है पंचायत समिति के माध्यम से या जिला परिषद के माध्यम से, अभी भी 100% स्कूलों के पास, पाठशाला के पास यह सुविधाएं नहीं है सर। अभी भी थोड़ा और हुँ, ज्यादा प्रयास करेगी सरकार तो और ज्यादा संभव हो पाएगा। आज भी लोक वर्गणी हम जिसको कहते हैं कि लोगों से पैसा इकट्ठा करना पड़ता है और तब जाकर वो टैबलेट लेने पड़ते हैं, टीवी लेना पड़ता है और वो सारी हुँ। सुविधाएं मुहैया करानी पड़ती है पाठशाला में। सरकार इतना पैसा अभी भी नहीं दे रही है। यदि पूरे भारत में इसको पहुंचाना है तो सर थोड़े और ज्यादा प्रयास करने होंगे सर, ग्रामीण जी, इलाके में बिल्कुल। पहुंचने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। आनंद नेमा जी हमारे एक दर्शक हैं मध्य प्रदेश के, बहुत नियमित जी दर्शक हैं। वो एक सवाल पूछ रहे हैं कि आप चूँकि पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं शिक्षण के साथ-साथ, तो वो जी कह रहे हैं कि पत्रकारिता से शिक्षा में किस प्रकार बदलाव हो सकता है? बहुत ही प्रासंगिक सवाल है सर ये, और मैं नेमा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा इस शानदार सवाल के लिए। पत्रकारिता से शिक्षा शिक्षा में किस तरह से बदलाव हो सकता है? क्या आपको लगता है कि वर्तमान में पत्रकार इस दिशा में कोई काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सवाल है सर। हो सकता है परिवर्तन, हो सकता है बदलाव हो सकता है सर। मैं लगभग 31 साल से लिख रहा हूं। समाज में इतनी सारी अच्छी घटनाएं भी होती है सर, उनको यदि हम हुँ, लोगों के सामने प्रस्तुत करें अच्छे से तो लोगों के मानसिकता में निश्चित परिवर्तन होगा, अच्छा परिवर्तन होगा। कई सारी अच्छी बातें हम लोगों के सामने रख सकते हैं। एक बार कोई बुरी खबर न आए तो चल सकता है सर। कभी कभी कुछ बुरी खबरें हो जाती हैं, आसपास में कुछ बुरी घटनाएं होती है सर, एक बार उसकी हुँ, खबर नहीं छपी तो चल सकता है। लेकिन बिल्कुल। मुझे यह शिक्षा मिली है हमारे सकाळ की तरफ से, अखबार की तरफ से, कि कोई अच्छी बात है ना उसको कभी नहीं छोड़ना है सर। क्योंकि हमारे वाह! पढ़ने वाले हजारों हैं, लाखों हैं, उन तक वो अच्छी बात जानी चाहिए ताकि उसका अच्छा संस्कार उनके मन पर हो, करने वाले को भी प्रेरणा मिले, पढ़ने वालों को भी प्रेरणा मिले। तो पत्रकारिता के माध्यम से एक अच्छा संस्कार शिक्षा क्षेत्र पर भी हो सकता है, छात्रों पर भी हो सकता है। छात्र भी पढ़ते हैं सर अखबार, तो हुँ, अच्छा बिल्कुल। संस्कार उसका हो सकता है सर। वाह! बहुत बढ़िया सर, जितना अच्छा जवाब उन्होंने पूछा, उतना ही जी खूबसूरत आपने जवाब भी दिया सर। आपका लंबा अनुभव है जी पत्रकारिता जी का, और ये आपने बहुत बहुत अच्छी बात कही सर, क्योंकि हमने क्या देखा है आजकल की पत्रकारिता
क्या हो गया कि सेंसेशन के लिए, सनसनी फैलाने के लिए नकारात्मक खबरों को ज्यादा जगह जी देते हैं। लेकिन द जी सकाल अगर ऐसा कर रहा है कि सकारात्मक खबरों को ज्यादा स्पेस दे रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बधाई की बात है, बहुत शुभकामनाएं सकाल को हम सबकी ओर से। इस बीच कुछ बिल्कुल और टिप्पणियां हमारे बीच में आई हैं सर। दिनेश पांडे जी हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि मैं स्वयं केवल इंटर तक फॉर्मली पढ़ा, बाकी सब जी प्राइवेट ही पढ़ा। मुझे लगता है कि गैर विद्यालयी रूप से पढ़ने पर आप अपना कैनवास बढ़ाते हैं। जी ये कहना है पांडे जी का। और दूसरा रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं सर कि आपके महाराष्ट्र राज्य में सांगली जिले के मंगरोल गांव से बाल क्रांतिकारी सीताराम और ढोडी संतू के बलिदान पर मैंने एक बाल नाटक झंडा ऊंचा रहे हमारा लिखा है। अच्छा, तो बढ़िया, अभिनंदन, अच्छा, वाकई बधाई उनको। जी, शुक्ला जी बहुत अच्छे लेखक हैं और बच्चों के लिए बहुत सारा लिखते हैं। ये जी महाराष्ट्र तो मुझे वैसे भी बड़ी उर्वर भूमि लगती है सर। अगर मैं क्रांति की बात करूं, शिक्षा की बात करूं, राष्ट्रभक्ति की बात करूं, आंदोलन की बात करूं, तो महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब, ये 3 राज्य ऐसे हैं कि जिन्होंने हमेशा देश का नेतृत्व किया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राष्ट्रीय तो मन सभा की जो स्थापना हुई बंबई में हुई है सर, महाराष्ट्र में हुई है। हाँ, वही। और और राष्ट्रीय सभा का मतलब कांग्रेस का पहला हुँ, ग्रामीण इलाके का जो अधिवेशन हो सर, रूरल एरिया में, वो हमारे जलगांव हुँ, में हुआ है सर। जलगांव के पास भैजपुर करके है, रायबरेली से हुँ, 25 किलोमीटर दूर है सर। वहां पर भी गांधी हुँ, जी भी आए थे, पंडित नेहरू भी आए थे। और उसका ग्रामीण इलाके का पहला अधिवेशन कांग्रेस का हमारे भैजपुर में हुआ है। और निश्चित तौर पर महाराष्ट्र एक ऐसी भूमि है सर कि स्वाधीनता आंदोलन में कहो, कृषि के क्षेत्र में कहो या शिक्षा के क्षेत्र में कहो, एक अच्छा योगदान पूरे देश में महाराष्ट्र ने दिया है सर। जी। मनीष जोशी जी का एक और सवाल आपके लिए आया है सर। मनीष जी जी कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों के गिरते विद्यार्थी संख्या को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा और किस बात पर शिक्षक तथा सरकार को प्रयास करना चाहिए? अपने विचार रखिए। ये बिल्कुल बड़ा सर, अच्छा बहुत सवाल अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है सर। ये बात निश्चित है, उनका मनीष जी का जो निरीक्षण है वो थोड़ा सही है कि शासकीय स्कूलों में, पाठशालाओं में छात्रों की संख्या कम होती जा रही है। लेकिन हुँ, फिलहाल जो कुछ गतिविधियां पाठशाला में चल रही, क्या होता है सर, शासकीय स्कूल में एक बार उसकी तनख्वाह जो है, वेतन निश्चित हो जाती है किसी अध्यापक की, तो हुँ, उससे कोई रुचि नहीं रहती फिर कि मैं पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं तो भी वेतन मिलता रहेगा, है ना। तो यह मानसिकता थी, कुछ हद तक थी सर, लेकिन अभी उसमें परिवर्तन हो रहा है सर। कई ऐसी शासकीय स्कूलें हैं आज कि वहां पर एडमिशन के लिए, प्रवेश के लिए 1 साल पहले से नंबर लगाना पड़ता है सर। अच्छा। पूना जिला में है और कई जगह ऐसा है सर। मुझे विश्वास है कि प्राइवेट स्कूलों के साथ साथ शासकीय स्कूल में भी अपना अपना जो दर्जा है, स्तर है, बढ़ाने का प्रयास अब धीरे धीरे हो रहा है। और कई स्कूलें ऐसी है सर जहां पर 1 साल पहले नंबर लगाना पड़ता है, तब जाकर उस जिला परिषद के शासकीय स्कूल में एडमिशन हो पाता है सर। प्रयास करने होंगे, हमें अपना स्तर बढ़ाना होगा, ऊंचा करना होगा। जो निजी स्कूल हैं उनकी उनका स्तर जो है उसको हमें अपनाने के लिए प्रयास जरूर करना होगा। स्पर्धा जरूर है, लेकिन मैं मानता हूं कि शासकीय स्कूल में काम करने वाले हमारे अध्यापक जो है वो अभी प्रयास कर रहे हैं और उस दिशा में जाने का प्रयास निश्चित हो रहा है सर। वाह! बहुत बढ़िया सर, बहुत आपने बड़ी सकारात्मक बात कही। अगर ऐसा है कि 1 साल पहले सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए लाइन लगानी पड़ रही है, जी तो इससे खुशी की और कोई जी खबर हमारे लिए हो नहीं सकती। जी। और संख्या भी बढ़ रही है सर, छात्रों की संख्या धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूलों में दाखिल करने वाले भी लोग धीरे धीरे मतलब बहुत बढ़ गए ऐसा मेरा दावा नहीं है, लेकिन हुँ। संख्या कम होना बंद हो गया है सरकारी स्कूलों से, और स्थिर है संख्या, धीरे धीरे बढ़ रही है सर छात्रों की, ये पक्का है। आप निश्चित। आपने एक किताब लिखी है सर, आपने एक किताब लिखी है, लोक सेवक जी मधुकर राव चौधरी, जी बच्चों के लिए। तो जी चूँकि आप महाराष्ट्र से हैं और ये जिस शख्सियत पर आपने ये किताब लिखी है, वो भी महाराष्ट्र से ही होंगे, आपके आस-पास से होंगे, लेकिन देश के सर, बाकी लोग बिल्कुल इनके बारे में नहीं जानते। तो सर, थोड़ा-सा मेरे आप पास हमें वो बताइए। किताब है, मेरे पास किताब है, मैं आपको बता दूं सर। वो किताब यह है जी, मधुकरा चौधरी, है ना जी, सर। हमारे रावेर तहसील से ही निर्वाचित होते रहे लगभग 30 सालों तक मधुकरा चौधरी।
मेरे जो दादाजी थे, स्वाधीनता सेनानी थे मेरे दादाजी, उनका और मधुकरराव चौधरी जी का काफी अच्छा संबंध रहा। हमारी पारिवारिक संबंध आज भी उस परिवार से हैं। ये सर कहाँ मधुकरराव निर्वाचित हुए? चौधरी किस किस रावेर किस रावेर रा- रावेर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होते थे मधुकरराव चौधरी जी जी। तर लगभग 30 साल तक महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में अर्थ मंत्री रहे, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री रहे, महसूल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे और अंत में विधानसभा अध्यक्ष पद का एक सर्वोच्च बहुमान श्री चौधरी जी को मिला। सर उनका जीवन जो हमने बचपन से देखा है, उनके बारे में पढ़ा है, उनका जो जीवन मैंने देखा सर, वह काफी सर उनका जीवन त्याग से भरा रहा। स्वाधीनता आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया और जब मंत्री रहे, इतना अच्छा साफ सुथरा काम शायद ही किसी दूसरे मंत्री ने किया होगा सर, इतना अच्छा काम। और महाराष्ट्र के शिक्षा को, शिक्षा नीति को सही दिशा देने के लिए मधुकरराव चौधरी का योगदान बहुत ही ऊंचा है सर। उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, ऐसा उनका योगदान है। इसलिए मुझे ऐसा लगा पिछले साल कि उनके ऊपर किताबें बहुत सारी है, चौधरी जी के जीवन पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी हुई है, लेकिन छोटे बच्चे पढ़ नहीं पाते। 8वीं का बच्चा, 9वीं का बच्चा, 10वीं 11वीं का बच्चा इतनी बड़ी किताब देखकर वो किताब शायद नहीं पढ़ेगा। तो मैंने श्री चौधरी के जीवन के कुछ अच्छी घटनाएं, कुछ प्रेरक प्रसंग, उनका संकलन किया, उनका शब्दांकन किया और एक 35-40 घटना उनके जीवन की, जो एक प्रेरक प्रसंग उनके जीवन के, उनको मैंने लिखा और उसका प्रकाशन पिछले साल 1 वर्ष पूर्व हुआ है। मेरा प्रयास है सर कि जो आने वाली पीढ़ी है वो पढ़े उनके बारे में। इतनी बड़ी शख्सियत हमारे तहसील में, हमारे जलगांव जिले में हुई है, इस पर आगे आने वाली पीढ़ी विश्वास नहीं करेंगी। इतना अच्छा काम आदरणीय चौधरी जी ने किया है, वह लोगों के सामने लाने का एक छोटा सा प्रयास मैंने उस किताब के, उस पुस्तक के माध्यम से सर मैंने किया है। वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत साधुवाद आपको और बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छा काम किया। जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो शिक्षक साथी शो को देख रहे हैं वो भी ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अपने आसपास के किसी स्वाधीनता संग्राम सेनानी या किसी समाज सेवक या किसी शिक्षक के जीवन को लेकर के ऐसी छोटी छोटी पुस्तकें लिख के बच्चों के लिए प्रकाशित करवा सकते हैं, ताकि हम सब उनसे प्रेरणा लें। ये बहुत अच्छा आपने काम किया सर। और एक और टिप्पणी आई है कंचन जमलोकी देवशाली जी की। वो कह रहे हैं कि सर सरकारी स्कूलों में सरकार पूरा स्टाफ नहीं देती, सुविधाएं नहीं देती, शिक्षा के गिरते स्तर के लिए सारा दोष जनता सारे सरकारी अध्यापकों के सर पर डालती है। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर वो, क्योंकि जो सरकारी शिक्षक है वो सबसे मतलब सॉफ्ट टारगेट है। वो उस पर कोई भी आगे मार जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता, चाहे वो मीडिया वाले हों, चाहे नेता हों, चाहे समाज के और लोग हों, व्यापारी हों, बिजनेसमैन हों, किसान हों, सरकारी शिक्षक को हर कोई गिराया जाता है। तो लेकिन सरकार स्टाफ देती नहीं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, पूछ रहे हैं कंचन जी पूछ रही हैं आप। सर मैं भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ाता हूं, मेरी इस पाठशाला भी सरकारी ही है, लेकिन जितने आवश्यक है उतने शिक्षक सरकार देती है। 2% 4% उनका कहना सच होगा, लेकिन मुझे विश्वास है सर कि हम पूरी ताकत लगाकर, पूरा प्रयास यदि हम करें शासकीय पाठशाला में काम करने वाले शिक्षक, तो कोई कमी महसूस नहीं होती सर। कुछ समय के लिए कभी कभी हो जाती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं मैंने देखा सरकारी स्कूल में, सरकारी पाठशाला में, कि कोई नहीं पढ़ा रहा, वो क्लास के बच्चे केवल अकेले बैठे हैं, कोई पढ़ाने जाने वाला नहीं है। ऐसा आज तक तो मैंने नहीं देखा सर, कहीं भी नहीं देखा। जितने आवश्यक है उतने, हाँ ठीक है, सरकार यह प्रयास करेगी कि 5 की आवश्यकता है ना तो 5 ही मिले। पहले एक जमाना था सर कि प्रधानाध्यापक रहते थे, वो नहीं पढ़ाते थे, है ना, पाठशाला में, वो केवल एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, है ना। तो आज हो सकता है कि उनको पढ़ाना पड़ सकता है, पढ़ाना पड़ता है उनको, है ना। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी एक संख्या कम है छात्रों की किसी स्कूल में, किसी पाठशाला में, हाँ, सरकार के, तो ऐसा मैंने देखा है कि दोनों कक्षाओं को एक ही अध्यापक पढ़ाता है, यह भी होता है ना।
लेकिन लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वहां पर शिक्षक ही नहीं है, अध्यापक ही नहीं है, ऐसा नहीं है। जहां पर प्रयास करना चाहिए, ठीक है, जहां पर थोड़ी बहुत कमी होगी। अभी इस साल महाराष्ट्र सरकार ने आज ही ऐलान किया, आज आने वाले 2-3 महीने में, 4 महीने में 6000 शिक्षकों की भर्ती होगी। 6000। तो थोड़ी बहुत अच्छा। कमी जहां पर भी होगी, आने आने वाले 4-6 महीने में 6000 शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। तो वो जो थोड़ी बहुत कमी होगी वो निश्चित तौर पर पूरी हो जाएगी सर। जी जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। और ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की स्थितियां हैं। जो राज्य जी छोटे हैं, गरीब हैं, दुर्गम हैं, वहां पर थोड़ा कमी ज्यादा हो सकती है शिक्षकों की। महाराष्ट्र एक बड़ा जी राज्य है, ज्यादा संसाधन है, आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत संपन्न राज्य है, तो वहां पर इस तरह की समस्या कम है, ये आपका कहना है। बबीता राज जी जी दिल्ली से हैं, बहुत अच्छी कलाकार हैं, शो को देख रही हैं, कह रही हैं ग्रेट। थैंक यू बबीता जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मनीष जोशी जी कह रहे हैं कि अध्यापन और पत्रकारिता का आप एक आदर्श उदाहरण है, आपको नमन। नहीं सर, मैं आदर्श नहीं हूं, आदर्श बनने का प्रयास कर रहा हूं सर। अभी चल रहा हूं उस मार्ग पर मैं। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा सर, क्योंकि सीखना निरंतर जारी रहना जी चाहिए। जैसे हमारा शो जी निरंतर जारी है 155 एपिसोड से। तो मैं एक जी एक बड़ा एक विचार मेरे मन में आ रहा है सर, कि आप हिंदी के अध्यापक हैं, आप मराठी के अध्यापक हैं, और आप जी इतिहास भी पढ़ाते हैं। आप कृषि पे बहुत रुचि रखते हैं, पत्रकारिता में आप केवल कृषि पर लिखते हैं सबसे ज्यादा। जी। और कॉमर्स भी आपने पढ़ी है, तो आपके दिल के सबसे नजदीक कौन सा विषय है इनमें से? कृषि है, कॉमर्स है, हिंदी है, मराठी है, इतिहास है? सबसे प्यारा, सबसे प्रिय विषय मेरा सर मराठी है निश्चित तौर पर, क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है। सर मैं वाह। कॉमर्स का ग्रेजुएट हूँ, कॉमर्स का। और जब हम्म मैंने बीएड किया तब भी मेरा विषय हिंदी नहीं था सर। लेकिन हम्म मेरे सारे रिश्तेदार जो कि मध्य प्रदेश में है, बुरहानपुर में है, इंदौर में है, भोपाल में है, धार हम्म में है, तो हिंदी से ज्यादा संपर्क है। तो मेरी पाठशाला में यह प्रश्न खड़ा हुआ सर 1990 में कि हिंदी का तो कोई अध्यापक है नहीं, कौन पढ़ाएगा हिंदी? तो ऐसा करो अच्छा वैद्य सर, आप हिंदी ले लो। तो तब से अच्छा। हिंदी मैं पढ़ा रहा हूं। और हिंदी का 10वीं का मैं पहले एग्जामिनर था बोर्ड का, अभी मैं मॉडरेटर हूं। और हिंदी विषय को लेकर तज्ञ मार्गदर्शक के रूप में भी मैंने सर काम किया है। जिस बहुत विषय मुझे पढ़ाना है छात्रों को, उसमें पूरी तैयारी मेरी होनी चाहिए, उसके बाद मैं छात्रों को पढ़ा पाऊंगा। खुद मैं तैयार रहना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, यह प्रयास मैं करता हूं। और विश्वास के साथ पढ़ाता हूं सर हिंदी को। बहुत बढ़िया। हमारे एक एक्सपर्ट हैं सर, और दर्शक भी हैं, रेगुलर मार्गदर्शक भी हैं, हमारी मदद करते हैं, रजनीकांत शुक्ला जी। अ, जी उन्होंने सर बहुत सारी किताबें लिखी हैं। राष्ट्रीय बाल शौर्य पुरस्कार प्राप्त साहसी घटना और राष्ट्रीय बाल शौर्य वाह, पुरस्कार प्राप्त साहसी कथा नाम की 2 किताबें हैं, जिनका मराठी में अनुवाद हुआ है, जो कोल्हापुर की जी रश्मि बुक एजेंसी से प्रकाशित है। जी तो आपसे अनुरोध है सर कि ये जो मराठी में किताबें छपी हैं इनकी, बाल शौर्य पुरस्कार वाली, रजनीकांत शुक्ला जी जी की, आप अपने विद्यालय में अपने बच्चों को भी पढ़ने को दीजिएगा, ताकि वो बच्चे भी वीरता और जो साहस की बातें हैं उन सर। बातों को सीखें, समझें। सर केवल केवल मुझे उसका एड्रेस में मिल जाए तो मैं उनको बुला लूंगा, हमारे वाचनालय में भी रखूंगा। और निश्चित तौर पर मेरे पाठशाला के छात्रों को भी पढ़ने के लिए अवश्य दूंगा सर। जी, उनका कहना है कि कोल्हापुर में रश्मि बुक एजेंसी से प्रकाशित है वो। रश्मि बुक एजेंसी, ठीक है सर। मैं प्रयास करूंगा कोल्हापुर। बुलाने का, और निश्चित तौर पर छात्रों को दूंगा, मुझे खुशी होगी सर, निश्चित। बहुत अच्छा सर। और दिनेश जोशी जी कह रहे हैं एक बार फिर से कि बड़ा सुखद है, ऐसा लग रहा है कि मैं जी भी एक शानदार पुस्तक पढ़ रहा हूँ। आपसे बातचीत जो अच्छा। हो रही है सर, वो और मैं डॉक्टर दिनेश जोशी जी को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने पुराने एपिसोड न देखे हो, तो हमारा हर एपिसोड सर कई कई किताबों के बराबर ज्ञान लेके आता है, क्योंकि जी हमारे जो विद्वान साथी हैं उनके जीवन भर के अनुभवों का निचोड़ हमारे हर एपिसोड में रहता है। और एक से बढ़ के एक जी विद्वान साथी इस शो में आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है सर। आप और आप जैसे बहुत सारे विद्वान, जैसे आपने कहा प्रभुदत्त मिश्र जी आए थे एक दिन, कमाल सर। जी मतलब मिश्र जी का जो ज्ञान था, और खासकर संगीत को लेके उनकी विनम्रता, बिल्कुल। मैं कायल हो गया सर उनका। अद्भुत है वो जी बिल्कुल। जी बिल्कुल सर। ग्रेट पर्सन सर। तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज का जो सवाल पूछा था आदरणीय गिरीश चंद्र जोशी जी ने, वो बड़ा रोचक सा जी सवाल था, और ये जी सवाल मैं स्क्रीन पर रख रहा हूँ, और इसका जवाब अभी तक हमारे किसी भी दर्शक ने नहीं दिया। शायद इसका जवाब हमें अब मुश्किल है मिलना, हम शो के अंतिम चरण में है सर। और जी जी मैं चाहूंगा कि
आप कोई महत्वपूर्ण बात यदि रह गई हो जो आप बताना चाह रहे थे और अभी तक नहीं आ पाई हो हमारी बातचीत में, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उसको हमारे दर्शकों को आप कहिएगा। इस बीच मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। सवाल है कि उड़ीसा में जन्मे और मध्य प्रदेश को कर्मभूमि बनाकर रोजगार दिलाने वाले किसान पुत्र ने कलात्मक झाड़ुओं को लेकर पॉडल ऑपरेटेड रेस्पाडोर मशीन बनाने तक का सफर पूर्ण किया है। केतकी के पौधे के लिए बहुत प्रयोग किए हैं और कलात्मक झाड़ू बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति अर्जित की। इन्होंने पशुओं के लिए 1 फीट के वर्गाकार केक का निर्माण भी किया जिसकी कीमत 25 पैसे आई। हम किन की बात कर रहे हैं? बड़ा रोचक सवाल था सर, लेकिन इसका जवाब नहीं आ पाया, तो इसका जवाब ये रहा स्क्रीन पर। आज के प्रश्न का उत्तर है किसान है और उनका नाम है देशराजू भास्कर राव रमन। अच्छा, तो ये आज के सवाल का जवाब है। और शायद सवाल कुछ ज्यादा कठिन हो गया था तो दर्शक उसके उत्तर तक नहीं पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी दर्शकों का जो इस शो में लगातार बिल्कुल रहते हैं और टिप्पणी देते हैं। मैं सबके लिए एक शेर अक्सर कहा करता हूँ सर कि वसीम बरेली साहब हमारे उत्तर प्रदेश के, हमारे बगल के शहर बरेली के बड़े विख्यात शायर हैं। वो कहते हैं कि उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है। जी, उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है। तो जिंदा हो तो फिर सर जिंदा नजर सर आना जरूरी है। जी, जी जी, तो मैं भट्ट अपने साहब मैं दर्शकों से आपका, यही कहता हूँ हाँ कि आप नजर आए हैं, कि आप जिंदा हैं, आप शो को देख रहे हैं, अपने कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रियाएं भेजें हमें और लगातार सवाल पूछते रहें जिससे कि शो जीवंत रहे। ये शो आप सबको लेके है। जो भी हमारे जी, दर्शक हैं वो अगर है तो ये शो है, वो नहीं है तो शो नहीं है। तो मैं आभारी बिल्कुल हूँ डॉक्टर राजीव जोशी जी का, ललित कर्नाटक जी का, जो लगातार हमें कमेंट दे रहे हैं। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? सर। कुछ नहीं, मैं केवल आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। जोशी जी का जब शुरू में बात हुई मुझसे, तो मैं काफी संकोच में था सर। मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया है कि ऐसे शो में मैं सम्मिलित हो जाऊं, मेरे अनुभव शेयर करूं। लेकिन फिर ऐसा बाद में लगा सर, जोशी जी के आग्रह पर, कि जब जो भी कुछ 30 साल में मैंने अनुभव इकट्ठा किया होगा, पाठशाला में पढ़ाने का होगा, व्याख्यानमाला का होगा, किसी वाचनालय को चलाने का होगा, मतलब उनको लोगों, मेरे दोस्तों के साथ, हमारे साथियों के साथ और पूरे देश भर के लोग जिस शो में इकट्ठा होते हैं सर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर कि एक अच्छे शो में मुझे यहाँ पर सम्मिलित होने का मौका मिला। मैं यहाँ पर मेरी माताजी को याद करता हूँ सर। हमारी माताजी जो 10 वर्ष पूर्व शांत हो गई, हम आज मुझ में नहीं है सर। उनका संस्कार, उनकी शिक्षा आज भी मेरे मन में है सर, कि अपना काम करते रहो और अपना कर्म करते रहो, हम अच्छे मार्ग पर चलते रहे सर। कोई उसको सराहे या न सराहे, हम अच्छा काम करते रहे। कोई हमें अच्छा कहे या बुरा कहे, हमारा मार्ग हम न छोड़े। किसी ने हमारा छीन लिया हो, लेकिन हम किसी का न छीने। किसी ने हम पर अन्याय किया हो, हम उस पर अन्याय न करें। यह शिक्षा वाह, हमारे माताजी ने हमें दी है। उनको मैं इस शो के माध्यम से याद करता हूं, अंत में उनको वंदन करता हूं। आपको सबको धन्यवाद देता हूं सर कि आपने मुझे यहाँ पर निमंत्रित किया, और मैं रुकता हूं। धन्यवाद सर, अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूं। माता जी को हमारी ओर से भी बहुत बहुत सत सत नमन सर। उन्होंने आप जैसे शानदार पुत्र को इस धरती पर लाने का काम किया, तो ये बहुत खुशी की बात है। जी, और रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं कि जो हमारा आने वाला धारावाहिक घराना है सर, उसके लिए जी, शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो अरे वाह, शीर्षक गीत जी, उसको मैंने लिखा है और वो रत्नागिरी में आज से कल से शुरू हो रहा है सर उसकी शूटिंग, अरे आपके वाह। महाराष्ट्र में। तो रत्नागिरी में, एक बहुत हाँ, चिपळूण के पास है, चिपळूण, यस, जी कोकण जी, में। बहुत 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 रोचक कहानी है। जब टेलीकास्ट होगा तो मैं सूचित करूंगा सभी साथियों को। उसका जरूर। टाइटल सॉन्ग मैंने लिखा है क्या और बात है, वेरी संभवतः मैं, गुड। जी, और संभवतः बधाई कुछ बधाई एपिसोड्स आपको में भी। एक्टिंग के लिए जी हाँ जी, धन्यवाद सर, संभवतः कुछ एपिसोड्स में एक्टिंग के लिए भी मैं जाऊंगा। तो अरे बहुत वाह। बहुत धन्यवाद। और ये बहुत कमाल का शो आज का रहा हम सब धन्यवाद। साथियों के साथ। और मैं अपने मित्रों को, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि द टीचर शो का आज का 155वां एपिसोड आपने देखा। इससे पहले के 154 एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर आप सबके लिए उपलब्ध है। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारा हर एपिसोड एक ग्रंथ की तरह, एक किताब की तरह है। उसमें अनुभवों का सार है हमारे साथियों का, देश भर के नहीं विदेश के शिक्षकों का भी सार है।
और अभी क्या हमारे बीच भारत के अलावा नेपाल और भूटान की भी शिक्षक इस शो में आए हैं, और जल्द ही हमारे बीच क्रोएशिया से एक शिक्षक इस शो में होंगी, क्रोएशिया से। वो वहाँ के अरे अनुभव और स्विट्जरलैंड और बहुत सारे देशों के अनुभव हमारे बीच लेकर के आएंगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि देश के साथ साथ दुनिया भर के जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं, उनको भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, उन अनुभवों से भी रूबरू कराएं हमारे दर्शकों को। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, और आपके सुझावों की प्रतीक्षा है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये सरकारी शिक्षकों का और असरकारी शिक्षकों का एकमात्र शो है। मैं फिर क्या से बात अपनी लाइन दोहराना चाहूंगा। ऐसे जी। सरकारी शिक्षक जो असरकारी हैं, उनका एकमात्र शो है द टीचर शो। देखते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू, धन्यवाद सर, नमस्कार। शो द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो।